नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आता है। ये टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में हम जो है उत्तर में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विशाल पर्वत श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन पर्वत श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कापी कलम रखिए तैयार, क्योंकि आज हम इन श्रेणियों को पढ़ेंगे नहीं बल्कि स्पष्ट और सरल भाषा में समझेंगे भी। तो चलिए चलते हैं भारत के भौतिक विभाजन पर। भारत को 6 भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं हम? उत्तर के पर्वतों को, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थलों को और प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदानों को और द्वीप समूह को। मतलब उत्तर में जो पर्वत हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। आज जो है हम उत्तर के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं भारत को कहाँ कहाँ किस भाग में बांटा गया है। ये है हमारा भारत, प्यारा भारत। उत्तर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऊपर में कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां पाई जाती हैं। इसके बाद ये आप जो है ग्रीन जो है उत्तर के विशाल मैदान को आप देख रहे हैं। ये और इसी में इस साइड में राजस्थान की तरफ ये मरुस्थल पाया जाता है और ये जो है प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ खनिज लवणों का बहुत अधिक भंडार मिलता है और ये समुद्र की साइड जो है ये हमें तटीय मैदान है। ये तटीय भाग है। भारत का जो है तटीय भाग कौन सा है? ये बीच में जो है ये भाग जो है प्रायद्वीपीय पठार है। एक सेकंड, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये उत्तर के मैदान है यहाँ तक ये। और इसी में हम मरुस्थल को भी पढ़ते हैं। इसी में हम जो है मरुस्थल को भी पढ़ते हैं। ये मरुस्थल को भी पढ़ते हैं। ऊपर उत्तर के पर्वत हैं और ये द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह है और ये तटीय भाग है। ये समुद्र तटीय भाग है। आगे हम इसमें जो है आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इनमें जो है 32 लाख मान लो 100% होता है। 32 लाख मान लो 100% है और इनमें से 43% हमारे मैदान हैं, 27.7% हमारे पठार हैं, 18.6% पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं और 10.7 हमारी जो है क्या है? पर्वत हैं। तो ये कुल मिलाकर हो जाता है 100%। अब हम जो है उत्तर के पर्वत को देखेंगे। उत्तर के पर्वतों को देखेंगे। उत्तर के पर्वत हम जो है उत्तर के पर्वतों को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो ट्रांस हिमालय और दूसरा है हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कराकोरम और लद्दाख श्रेणी। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहा जाता है और ये पामीर गांठ का भाग है। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय ये जो है किसका भाग है? पामीर गांठ का भाग है और ये हिमालय से भी पुराना है और इसमें 3 श्रेणियां कराकोरम, जास्कर और लद्दाख पाई जाती हैं। ये रही हमारी पामीर नाट और यहीं से तिब्बत की साइड चला जाता है कुनलुन माउंटेन और इधर हिंदू कुश पर्वत श्रेणी चली जाती है और सुलेमान आता है हमारा पाकिस्तान में। हिंदू कुश अफगानिस्तान में पड़ता है और कुनलुन जो है तिब्बत चीन में पड़ता है। ये जो है ये श्रेणियां हमारे भारत में यहाँ पे ऊपर कराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी है और फिर जास्कर श्रेणी है और इस साइड तिब्बत में हमारी कैलाश रेंज पड़ती है। तिब्बत में कैलाश रेंज पड़ती है। लेकिन हमारे भारत में ये 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहले पे कराकोरम, दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे पे जास्कर। इन श्रेणियों को हम देखेंगे। ये हमारी क्या है? ये हमारी है कराकोरम और ये क्या है? ये है उसके नीचे पाई जाती है लद्दाख श्रेणी और इसके बाद जो है कौन सी श्रेणी पाई जाती है? जास्कर। और ये कैलाश श्रेणी जो पाई जाती है वो तिब्बत और चाइना में पाई जाती है। ये पामीर नाट है
और वहीं से कुन्नुल श्रेणी निकलती है और इधर हिंदू का श्रेणी चली जाती है और ये सुलेमान श्रेणी जो है पाकिस्तान में पड़ती है। उसी के नीचे जाते हैं हम बृहद हिमालय को पढ़ते हैं, बृहद हिमालय को पढ़ते हैं और इसके बाद आता है लघु हिमालय और फिर आता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणियां। ठीक है, तो हम इन श्रेणियों को देखेंगे। 3 श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां पाई जाती हैं जो हिमालय से भी पुरानी हैं। पहले नंबर पर चलते हैं कराकोरम श्रेणी के बारे में। कराकोरम जो है भारत के सबसे उत्तरी में स्थित है। कराकोरम श्रेणी जो है भारत के सबसे उत्तरी पर्वत है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? कृष्णगिरी पर्वत है। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम कृष्णगिरी पर्वत है। यह भारत का, यहाँ जो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी पाया जाता है। यहाँ भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी पाया जाता है। यहाँ कई ग्लेशियर हैं, यहाँ कई ग्लेशियर पाए जाते हैं या हिमनद पाए जाते हैं। बाल्टोरो, बियाफो और सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पर पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा घाटी में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और इसे जो है सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने 1984 में पाकिस्तान से युद्ध करके इसे वापस लिया था। इसे जो है वापस लिया था। भारत ने पाकिस्तान से 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे वापस ले लिया था। किसे? सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन ग्लेशियर को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर भारत ने पाकिस्तान से 1984 में वापस ले लिया। कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही एक पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन, जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू पर्वत है। केटू गाडविन ऑस्टिन पर्वत है जो पीओके में पड़ता है, जो पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये पर्वत पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का पहला सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट और दूसरा है केटू पर्वत गाडविन ऑस्टिन जो कराकोरम रेंज में स्थित है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं लद्दाख श्रेणी पर। दूसरे नंबर पर आती है लद्दाख श्रेणी। पहले कराकोरम श्रेणी आती है, इसके बाद लद्दाख आती है, फिर जास्कर श्रेणी आती है। यह कराकोरम और जास्कर के बीच में है। पहले कराकोरम, फिर जास्कर, लद्दाख और फिर जास्कर। तो ये हमारी है कौन सी? लद्दाख श्रेणी। कराकोरम और जास्कर के बीच में लद्दाख श्रेणी पाई जाती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में ही लद्दाख यानी ऊपर कराकोरम, इसके बाद लद्दाख, जास्कर और लद्दाख और जास्कर के बीच में ही ये सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में ही बहती हुई जाती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर ही लेह शहर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर है? लेह शहर स्थित है। यानी सिंधु नदी के किनारे लेह शहर स्थित है जो लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख को ही भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। लेह शहर में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला शहर कौन सा है? वो है लेह शहर। इस लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है साल्टोरो कांगरी। कौन सी है? साल्टोरो कांगरी। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ लद्दाख में सबसे ऊंचा पठार पाया जाता है और लद्दाख श्रेणी जो है वो पीओके के उत्तरी छोर यानी कश्मीर के गिलगित बलूचिस्तान तक है। लद्दाख श्रेणी पीओके उत्तरी छोर से लेकर जो है कश्मीर के गिलगित बलूचिस्तान तक है और 370 किलोमीटर रेंज तक फैली हुई है। ये जो है 370 किलोमीटर तक फैली हुई श्रेणी है। कौन सी? लद्दाख श्रेणी। आगे हम चलते हैं जास्कर श्रेणी पर। जास्कर श्रेणी।
यह लद्दाख के दक्षिण में पाई जाती है। मतलब पहले काराकोरम, इसके बाद लद्दाख और इसके बाद पाई जाती है जास्कर श्रेणी और फिर पड़ता है बृहद हिमालय और इसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणियां पड़ती हैं। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो ये श्रेणी जो है इसके दक्षिण में पाई जाती है। जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में पाई जाती है। लद्दाख का प्रवेश द्वार जो है कौन सा स्थान है? द्रास स्थान है। द्रास नामक स्थान है लद्दाख का प्रवेश द्वार। लद्दाख का प्रवेश द्वार द्रास नामक स्थान है। देश का सबसे ठंडा जो स्थान है वो कौन सा है? द्रास। देश का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? वो है द्रास। इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेट 7,756 मीटर है। ये जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कामेट है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। जास्कर का सबसे ऊंचा स्थान कामेट जो है, जास्कर पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। यह उत्तर पश्चिम में, यह जो जास्कर श्रेणी है ना, उत्तर पश्चिम में कारगिल के पास से सुरू नदी है ना, सुरू नदी से लेकर पश्चिम में कारगिल के दक्षिण पूर्व में तिसोकार तक 250 किलोमीटर तक फैली है। ये जो है कारगिल के पास सुरू नदी से लेकर जो है और पश्चिम में कारगिल के दक्षिण पूर्व में तिसोकार तक 250 किलोमीटर तक फैली हुई है, तो आज हमने देखा कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। ऊपर उत्तर के पर्वत है, 6 भारत भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आज हमने देखा कि भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वत और इसके बाद मरुस्थल, मरुस्थल के बाद ये उत्तर के मैदान, इसके बाद ये आ जाता है प्रादीपीय पठार और इधर समुद्र तटीय भाग और इधर द्वीप समूह। इसमें हमने 3 श्रेणी उत्तर के पर्वतों के बारे में देखा और इसमें हमने 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन 3 श्रेणियों के बारे में देखा। और बने रहिए हमारी इस आगे सीरीज में। आगे हम लेकर आएंगे हिमालय के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कल के पाठ में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा था, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी। कल जो है हमने ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। ये जाना था कि ट्रांस हिमालय पामीर नाट का भाग है। ट्रांस हिमालय जो है पामीर नाट का भाग है और पामीर नाट से कुछ पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। कुनलुन पर्वत श्रेणी जो है वो तिब्बत चीन में चली जाती है। हिंदू का श्रेणी जो है वो अफगानिस्तान में चली जाती है और इधर सुलेमान रेंज जो है वो अब पाकिस्तान में जाती है। भारत में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां आती हैं और ये कैलाश श्रेणी जो है वो तिब्बत में चली जाती है। हमने कल जाना था कि काराकोरम रेंज में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है और ये दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। ये K2 गाडविन आस्टविन जो है दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम रेंज में स्थित है। काराकोरम रेंज में ही सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी से ही हमारी सतलज नदी बहती है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से ही हमारी कौन सी नदी बहती है? वो बहती है सिंधु नदी। सबसे ऊपर आती है काराकोरम रेंज, फिर आती है लद्दाख रेंज, फिर आती है जास्कर रेंज, इसके बाद आता है हिमालय। हिमालय जो है, हिमालय के 3 भागों में बांट कर हम पढ़ते हैं। हिमालय जो है, एक तो ये जो है वो क्या है? ये है महान हिमालय और ये जो है ये श्रेणियों में बटा हुआ है। ये है हमारा लघु हिमालय और नीचे साइड जो है वो क्या है? ये है शिवालिक श्रेणियां। महान
महान हिमालय, बृहद हिमालय भी इसे हम कहते हैं। महान हिमालय को हम जो है बृहद हिमालय भी कहते हैं। इसके जो पूर्वी भाग में जो है वो कौन सी चोटी पाई जाती है? पूर्वी भाग में नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी चोटी पाई जाती है? वो पाई जाती है नामचा बरवा। नामचा बरवा चोटी ये पाई जाती है। और पश्चिम में यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, उसका नाम है नंगा पर्वत। यहाँ पर महान हिमालय के पश्चिम में जो चोटी पाई जाती है उसका नाम है नंगा पर्वत। ये है नंगा पर्वत। और यहाँ पे ये है कौन सी चोटी? ये है नामचा बरवा चोटी। इसके महान हिमालय के नीचे जस्ट ये छोटी छोटी श्रेणियों में बटा हुआ लघु हिमालय है, ये शिवालिक श्रेणियां पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवसाद से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथिस सागर के अवसाद से हुई है। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। हिमालय का निर्माण कहा जाता है कि टेथिस भूसन्नति से हुआ है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई जो है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। तथा औसत लंबाई कितनी है? लंबाई है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। औसत चौड़ाई हिमालय जो है पश्चिम में चौड़ा और पूरब में पतला है। ये जो पश्चिमी भाग है उसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर और पूर्वी भाग की चौड़ाई है 150 किलोमीटर। हिमालय क्या है? हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय क्या है? हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति जो है, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ? पहले जो था वो हमारी जो 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं वो सब एक थे। वो सब क्या थे? वो एक थे, जिसे बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था? जिसे बोला जाता था पेंजिया। और एक महासागर था, एक जगह एक महासागर था। अरे भाई, ये बोला जाता है पेंजिया। इसे बोला जाता है पेंजिया। और ये एक महासागर था। हमारी पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है। हमारी पृथ्वी के अंदर ये जो पृथ्वी है इसके नीचे जो है क्या भरा है? वो भरा है मैग्मा भरा है। और जब इसमें हलचल होने के बाद ये पेंजिया जो है 2 भागों में बट गया। ये पेंजिया जो है 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। ऊपर अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। इसके बाद कई वर्षों बाद फिर पृथ्वी के नीचे हलचल हुई। फिर ये जो है कई भागों में बढ़ गया। और ये जो बीच में था वो क्या था? ये था टेथिस सागर। ये क्या था? ये था टेथिस सागर। ये टेथिस सागर था। इसके बाद ये भी कई भागों में बटे और जो 7 महाद्वीपों के रूप में जाने जाते थे। ये गोंडवाना लैंड। इसके बाद यहीं से इंडियन प्लेट टूटी और इंडियन प्लेट उत्तर में चली। और ये जो अंगारा लैंड है इसी से टूटी यूरेशियन प्लेट भी उत्तर में चली। और ये हमारा भारत चलते चलते और ये जो है एशियन प्लेट से जा टकराया। और ये यहाँ पे है टेथिस सागर। और टेथिस सागर जब नीचे से एशियन प्लेट और नीचे से इंडियन प्लेट और ऊपर से एशियन प्लेट टकराई तो जो है क्या हुआ? बलय पड़ने लगे। बलय पड़ने से ही जब आपस में टकराने तो जो है हिमालय ऊपर उठ गया। तो इस प्रकार से हम हिमालय की उत्पत्ति हुई। आगे थोड़ा रिवीजन करते हैं। यहाँ पर पाई जाती है पामीर नाट, इधर यहाँ पे पामीर नाट पाई जाती है, इधर
कुल्लून श्रेणी पड़ती है चीन में, और इधर हिंदुकुश और इधर सुलेमान पाकिस्तान में। ऊपर काराकोरम, इसके बाद लद्दाख और नीचे जास्कर, और यहाँ से जो है हिमालय पर्वत, हिमालय, हिमालय, महान हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक श्रेणियाँ। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ सबसे पूर्वी चोटी पाई जाती है नामचा बरवा, और पश्चिम में हिमालय के पश्चिम में जो सबसे पश्चिमी चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत। हिमालय की उत्पत्ति जो है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई। 33 सागर में जब बलय पड़े तो हमारी हिमालय का निर्माण हुआ। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नमस्कार। हम लोगों ने पिछली क्लास में हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जाना था। हम लोग जो है उत्तर के पर्वतों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और आज भी हमारा हिमालय ऊंचाई पर बढ़ता हुआ जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि महान हिमालय और उससे जुड़ी हुई ऊंची ऊंची चोटियां। तो चलिए चलते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक पर, भारत के भूगोल के बारे में, यानी महान हिमालय पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। महान हिमालय, महान हिमालय नंबर 1 पर आता है महान हिमालय। इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था, जिसमें 3 श्रेणियां होती हैं, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियां। हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। महान हिमालय के अन्य नाम, महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, बृहत हिमालय भी कहते हैं, और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो इसी में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट इसी में पाई जाती है, महान हिमालय के अंतर्गत आती है। नंबर फर्स्ट पे, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में नंबर 1 पे आती, यानी फर्स्ट पे आती है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माता और चीन में चोमोलुंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं, और नेपाल में सागर माता कहते हैं। सेकंड ऊंची चोटी है, यानी विश्व की सेकंड ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सेकंड ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है, सिक्किम और नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा, जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये, और लेकिन विश्व की 3rd ऊंची चोटियों में ये शामिल है। 3rd पे आती है नंदा देवी। 3rd पे आती है नंदा देवी, जो यूके में स्थित है। ये यूके की सबसे ऊंची चोटी है, यानी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। पूर्णतया ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्णतया भारत में स्थित है, और ये जो है उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। 4th पे आती है कामेत। 4th नंबर पर कामेत पर्वत आता है। ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमने 4 चोटियों के बारे में देखा। आगे हम देखते हैं विश्व की 3 हाईएस्ट पीक, विश्व की जो है 3 सर्वोच्च ऊंची चोटियों के बारे में देखेंगे। नंबर 1 पे आती है माउंट एवरेस्ट, अभी देखा था 4848 मीटर। ये नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ये विश्व की भी ऊंची चोटी और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे आती है K2। ये विश्व की सेकंड ऊंची चोटी है। K2 ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 गाडविन आस्टेन, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, और ये POK पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, लेकिन हम इसे अपना ये भारत का हिस्सा मानते हैं, इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की सेकंड ऊंची चोटी है। नंबर 1 पे आता है माउंट एवरेस्ट और सेकंड पे K2 गाडविन आस्टेन, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे चलते हैं।
कंचनजंगा ये जो है ये विश्व की थर्ड ऊंची चोटियों में आती है। ये कंचनजंगा पर्वत जो है थर्ड ऊंचे पर्वतों में आता है। ये महान हिमालय में कंचनजंगा पड़ता है। ये इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है और ये सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि भारत में सबसे ऊपर को ट्रांस हिमालय पड़ता है। इसके बाद महान हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय आता है, फिर आती हैं हमारी शिवालिक श्रेणियां। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के जो बीच में जो जगह बचती है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो जगह बचती है, इसे हम कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। इसे हम क्या नाम देते हैं? इंडो सांगपो सचर नाम इसका देते हैं हम इसे इंडो सांगपो सचर जोन। इस जगह को कहते हैं, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो जगह बचती है उसे हम क्या कहते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो स्थान बचता है उसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, यानी मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट कहते हैं इसे। इसके बाद आता है मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में ये जो स्थान बीच में बसता है इसे हम कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी मुख्य सीमा थ्रस्ट इसे हम कहते हैं। तो ये रहा हिमालय के बारे में कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही इसे आगे की सीरीज में हम कल लेकर आएंगे बहुत ही मजेदार जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आज हम सभी के लिए लाए हैं हिमालय का वर्गीकरण जो नदियों के आधार पर बटा हुआ है। पिछली क्लास में हमने हिमालय को देखा था कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय सबसे ऊपर पड़ता है वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, इसके बाद आ जाती हैं गिरपाद पद यानी शिवालिक श्रेणियां। पहले हमने वृहद हिमालय को देखा था, फिर हमने लघु हिमालय को देखा था और फिर हमने देखा था शिवालिक श्रेणियां। अब हम जो है नदियों के आधार पर यानी कौन सी नदी पर कौन सा हिमालय पड़ता है उसको देखेंगे और जो है वो किसने बांटा था। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो इन नदियों के आधार पर हिमालय को किसने बांटा था? तो वो बांटा था सिडनी बुडाल ने। वो किसने बांटा था? सिडनी बुराड़ ने बांटा था नदियों के आधार पर। तो ये सतलुज नदी है, ये इंडस नदी है, सिंधु नदी है और ये हमारी है सतलुज नदी। ये सतलुज नदी है, इसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका नाम क्या है? पंजाब हिमालय है। इसके बाद सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसका नाम क्या है? कुमाऊं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसका नाम है नेपाल हिमालय। इसके बाद तीस्ता नदी और यहाँ से आ रही है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बीच में जो पड़ता है उसका नाम है असम हिमालय। सिडनी बुराड़ ने इन 4 भागों में हिमालय को बांटा है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 2400 से 25 किलोमीटर है। नदियों के आधार पर हिमालय के 4 प्रकार। नंबर 1 पे आता है पंजाब हिमालय। अभी हमने बताया था कि ये जो सिंधु नदी है, ये जो सिंधु नदी है, इंडस नदी है और ये है सतलुज नदी, इसके जो बीच का हिमालय जो पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला है। ये कहाँ पड़ता है? ये तो जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में ये हिमालय पड़ता है। इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसे कौन सा हिमालय कहते हैं? इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर ये लंबा है पंजाब हिमालय जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला है। ये सिंधु और सतलुज के बीच का हिमालय है। यहाँ जो है, यहाँ कराकोरम, लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणियां मिलती हैं। यहाँ जो है कराकोरम, लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणियां मिलती हैं।
आगे चलते हैं, इस हिमालय पर कौन कौन सी चोटियां मौजूद हैं, यानी पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटियां, पंजाब हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं। पंजाब हिमालय में सबसे मुख्य जो है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, इसकी लंबाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। ये सर्वोच्च चोटी है पंजाब हिमालय की। इसके बाद नून चोटी जो है वो 7135 मीटर है, 7135 मीटर है। इसके बाद आती है रकियोट पीक 7070 मीटर। कुन नामक चोटी जो है वो 7077 मीटर, इसे नून कोन समूह भी कहते हैं। मनीरंग चोटी जो है वो 6597 मीटर है। इसके अलावा ब्रह्मसकल और टाटाकुटी, ये सब पंजाब हिमालय की चोटियां हैं। इसके बाद हमारा आता है कुमाऊं हिमालय। इसके बाद कौन सा आता है? कुमाऊं हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो कहाँ? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैला है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहाँ कहाँ स्थित है? सतलुज नदी और काली नदी के बीच में। कुमाऊं हिमालय कहाँ कहाँ? काली नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। यह उत्तराखंड में फैला हुआ है। ये कहाँ फैला है? ये जो है उत्तराखंड क्षेत्र में आता है। यहाँ से ही जो है गंगा और यमुना जैसी नदियां निकलती हैं। यह जो है 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ये कितने किलोमीटर लंबा क्षेत्र है? 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और सतलुज और काली नदी के बीच में आता है, उत्तराखंड में फैला है। यहाँ से जो है गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं। यहीं पर जो है यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर पाया जाता है। देखते हैं कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियां, कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी पर्वत, कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। इसके बाद आता है कामेट 7756 मीटर। इसके बाद आता है त्रिशूल, इसकी ऊंचाई जो है 7140 मीटर है। बद्रीनाथ, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7138 मीटर है। इसके बाद आता है केदारनाथ, 6968 मीटर है। गंगोत्री 6510 मीटर है। इसके अलावा यहीं यमुनोत्री ग्लेशियर भी पाया जाता है। इसके बाद हम जो है बात करते हैं नेपाल हिमालय की। इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। जो नेपाल हिमालय है ये सबसे लंबा है। नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है। ये जो है काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में फैली है। काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय पड़ता है वो नेपाल हिमालय है। ये सबसे लंबा क्षेत्र है, ये सबसे लंबा हिमालय है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियों की। यहाँ की नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं नेपाल हिमालय में। ये दुनिया की सर्वोच्च ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट, इसे सागरमाथा भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर है और ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद कंचनजंगा जो है 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं मकालू की। मकालू की ऊंचाई जो है 8463 मीटर है और ये नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। इसके बाद आता है धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई जो है 8167 मीटर है। मंसालू की ऊंचाई जो है 8163 मीटर है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई जो है 8091 मीटर। ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों जो है नेपाल में स्थित हैं। इसके बाद चोयू पर्वत जो है 8201 मीटर नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है। अब नंबर 4 पे आता है असम हिमालय। असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है।
तिस्ता और दिहांग। दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। असम हिमालय की जो लंबाई है, असम हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? 720 किलोमीटर है। और ये अरुणाचल प्रदेश से और असम में फैला है। अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ है ये, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम में ये फैला हुआ है असम हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये हिमालय स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। असम हिमालय की चोटियां देखेंगे। असम हिमालय की प्रमुख चोटियां, असम हिमालय की निम्नलिखित चोटियां हैं। नंबर 1 पे आता है नामचा बरवा। नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये असम हिमालय का सर्वोच्च शिखर है और ये हिमालय का सबसे पूर्वी छोर है। ये हिमालय का सबसे पूर्वी छोर है। यहाँ पे कांगटो एक चोटी आती है। कांगटो, कांगटो जो है अरुणाचल प्रदेश और भूटान की सीमा पर है। इसके बाद आता है ग्याला पेरी। ग्याला पेरी, ग्याला पेरी जो चोटी है वो तिब्बत और नामचा बरवा के बिल्कुल पास में है। इसके बाद नेगई कंसंग। नेगई कंसंग एक पर्वत चोटी है, वो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। इन चोटियों के लिए हम अलग से आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, मैप द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी लोग उन ऐसी पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका नाम जनजाति के नाम पर रखा गया है और वो पहाड़ियां हमेशा एग्जाम में घुमा फिराकर पूछ दी जाती हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। तो आइए चलते हैं उन पहाड़ियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो वो पहाड़ियों का नाम है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। उनका नाम है पूर्वांचल पहाड़ियां या पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। तो ये है हमारी पूर्वोत्तर भारत। सबसे पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में चोटियां सबसे पहले नंबर पे आती है डाफला, फिर आती है मिरी, फिर अबोर, फिर मिसवी, फिर पटकाई बुम। यहीं पर एक चोटी है, यहीं पर एक चोटी है, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। उस चोटी का नाम क्या है? उस चोटी का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा नाम है इसका। और यहीं से ब्रह्मपुत्र घूमकर यहां से गार्ज बनाती हुई, यहां पर गार्ज बनाती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम और मेघालय में होती हुई कहां जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो हम अरुणाचल प्रदेश की चोटियां देख रहे हैं। अगर पेपर में आ जाए वेस्ट से ईस्ट की चोटियों के नाम बताओ तो हम क्या बताएंगे? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम। ये चारों चोटियां जो हैं वो शिवालिक श्रेणियों का भाग हैं। ये जो 4 चोटियां हैं ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा हैं और ये पटकाई बुम जो है वो हिमालय का भाग है। इसके बाद हिमालय का भाग नागा हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, या इन्हीं को हम मणिपुर हिल्स को क्या कहते हैं? लैमाटोल पहाड़ियां। इन्हें हम क्या कहते हैं? लैमाटोल पहाड़ियां कहते हैं। मिजो पहाड़ियां और लोसाई पहाड़ियां कहां मिलती हैं? मिजोरम में मिलती हैं। त्रिपुरा में एक छोटी पहाड़ी मिलती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है उसका त्रिपुरा हिल्स नाम है। अब आते हैं असम में। असम में 2 पहाड़ियां हैं, मिकिर और रेंगमा। असम में 2 पहाड़ियां हैं, मिकिर और रेंगमा। इसके बाद जो है मणिपुर, जो लैमाटोल पहाड़ियां हैं मणिपुर में, उसके पश्चिम में एक और पहाड़ी है, उसका नाम है बराइल पहाड़ियां। उसका क्या नाम है? उसका नाम है बराइल पहाड़ियां। इसके बाद आते हैं मेघालय में। मेघालय में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। मेघालय में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती हैं। खासी जो पहाड़ी है यहीं पर शिलोंग और चेरापूंजी स्थित है।
शिलांग और चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। ये जो पहाड़ियां हैं मेघालय की जो भी पहाड़ियां हैं, ये गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों पहाड़ी जो है हिमालय का भाग नहीं है। ये हिमालय का भाग नहीं है और ना ही शिवालिक श्रेणियों का भाग है। तो फिर किसका भाग है? तो ये है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग है और ये जो है इसका नाम है शिलांग पठार। इसका नाम क्या है? शिलांग पठार। और असम की ये दो चोटियां, ये दो पहाड़ियां मिकिर और रेंगमा, ये भी जो है शिलांग पठार का भाग है। यानी मेघालय पठार का भाग मिकिर और रेंगमा, असम की जो पहाड़ियां हैं वो भी किनका भाग है? शिलांग पठार का भाग है। तो अब ये मतलब जो ये जो पहाड़ियां हैं ये शिलांग पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ये कैसे हैं? तो देखिए, ये जो है यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। ये क्या है? ये है छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है और यहीं से जो है यहां से पूरब की तरफ जो है, पूरब की तरफ पहाड़ी गई हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है राजमहल की पहाड़ियां। और ये राजमहल की पहाड़ियां जो है यहां तक गई हैं। राजमहल की पहाड़ियां जो है यहां तक गई हैं। ये यहां तक गई हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। यहां से इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और इधर से आ रही है गंगा नदी। ये गंगा नदी और ये है छोटा नागपुर का पठार। और यहीं से इधर से ईस्ट साइड से गई हैं राजमहल की पहाड़ियां और ये यहां तक नहीं गई हैं, ये यहां तक गई हुई हैं। और ये यहां तक कई वर्ष बीतने के बाद इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है उसने क्या किया? यहाँ पर ये मिट्टी जमा कर दी और ये हो गई समतल भूमि। तो इधर तो राजमहल की पहाड़ियां फिनिश हो गई और इधर रह गई और इधर रह गई। तो ये छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, राजमहल की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो इसीलिए ये मेघालय का पठार जो है वो किसका भाग हुआ? प्रायद्वीपीय भारत का भाग हुआ। इसके बाद जो है ये जो यहाँ पे जो समतल जगह हो गई है बांग्लादेश में, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप। ये जो बांग्लादेश में जो गैप हो गया है उसे क्या बोला जाता है? राजमहल गारो गैप। बांग्लादेश में कोई भी पहाड़ या पठार नहीं है, वो है नदियों का देश, ये कहलाता है बांग्लादेश। मिकिर रेंगमा ये भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मिकिर और रेंगमा जो है ये भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ये सारी पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो ये रहे आज का हमारा टॉपिक, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। कल हम इस हिमाचल प्रदेश के या ये हिमालय के सभी दर्रों को देखेंगे और ग्लेशियर को देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हम लोग जो है भारत के उत्तर भारत के ऐसे भाग को देखेंगे, ऐसे मार्ग को देखेंगे जहां कभी नदियां उपलब्ध थी, जहां से कभी नदियां निकलती थी। इससे पहले हमने कल के भाग में देखा था, कल की वीडियो में देखा था पूर्वोत्तर भारत की कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां। हमने देखा था पूर्वोत्तर भारत की छोटी छोटी पहाड़ियां। हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जो शिवालिक श्रेणियां हैं उनको देखा था कि सबसे पहले डाफला, मिकिर, अबोर, मिसमी, ये 4 पहाड़ियां हमने देखी थी जो शिवालिक श्रेणियों का पार्ट है। इसके बाद हमने देखा था पटकाई बुम नागालैंड में नागा हिल्स और मणिपुर में लेमाटोर पहाड़ी या मणिपुर हिल्स। मणिपुर में लेमाटोर पहाड़ी या मणिपुर हिल्स। फिर हमने मिजोरम में मिजो पहाड़ी, जिसे हम लोसाई पहाड़ी भी कहते हैं, देखा था। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स और मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया को देखा था। हमने असम की पहाड़ियों को देखा था कि असम में मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां देखी थी। इसके बाद हमने लेमाटोल के पश्चिम में एक पहाड़ी देखी थी, बराइल पहाड़ी।
जो असम में स्थित है। तो हमने जो है कल की वीडियो में इन पहाड़ियों को देखा था। अब हम जो है आज चलेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। कभी सोचा है कि ये दर्रे कैसे बने? ये हमारा हिमालय है। ये क्या है? ये पूरा क्या है? हिमालय है। ये हिमालय है हमारा। ये हिमालय है जो ग्रीन कलर की लाइन है। यहाँ से हम क्या, यहाँ से यहाँ जाना है तो हम कैसे जाएंगे? अगर ये दर्रे ना होते, दर्रों के द्वारा जो है हम जाते हैं। तो इन दर्रों में कभी नदियां बहती थीं और ये नदियां सूख गईं, तो ये रास्ता बन गया हमारे निकलने का। तो हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर भारत में सबसे ऊपर में पड़ता है कराकोरम दर्रा। ये जो है ये क्या है? कराकोरम दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है। ये सियाचिन के यहाँ ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसके पास ही में कराकोरम दर्रा है। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये जो है सबसे ऊंचा दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और ये चीन और पाक सड़क मार्ग जो है, यहीं से अगर हमें चीन से जाना है तो हम जो है चीन से जाने के लिए या नुब्रा घाटी से इधर जो है हमारा क्या, इधर क्या है? पाकिस्तान पीओके है। तो हम यहीं से चीन से ये सड़क मार्ग निकला है जो पीओके यानी पाकिस्तान में चला जाता है। अगर हम जो है चीन भी यहीं से जा सकते हैं, चीन भी यहीं से जा सकते हैं कराकोरम दर्रे से। यदि हमें जो है ये लेह खारदुंगला दर्रे से, ये लेह है, अगर हमें चीन जाना है तो लेह ये खारदुंगला दर्रा पार करके नुब्रा घाटी होते हुए हमें जो है चीन जा सकते हैं, तिब्बत जा सकते हैं। और ये खारदुंगला दर्रा है, ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय की लद्दाख श्रेणी में स्थित है और नुब्रा घाटी से हम जो है गुजर कर कराकोरम जा सकते हैं। इसके बाद आता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल और जोजिला जो है कहाँ स्थित है? ये जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। अगर हमें श्रीनगर से, ये है श्रीनगर, अगर हमें श्रीनगर से लेह जाना है, वो श्रीनगर से लेह जाना है तो हमें इसी दर्रे से होकर यानी जोजिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी अगर हमें श्रीनगर से लेह जाना है तो हमें किस दर्रे से जाकर गुजरना पड़ेगा? तो हमें जोजिला पास से गुजरकर तब लेह जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर हमें पीओके में जाना है, तो हमें इससे बुर्जिल दर्रे से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद इधर पीर पंजाल श्रेणी में, इधर ये लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ पर दो दर्रे मौजूद हैं। एक तो पीर पंजाल दर्रा और दूसरा है बनिहाल दर्रा। दूसरा क्या है? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। अगर ये है जम्मू कश्मीर, ये क्या है? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाना है तो किससे जाएंगे? तो हम जाएंगे बनिहाल दर्रे से। अगर हमें जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाना है तो हमें किस दर्रे से गुजरना पड़ेगा? जम्मू से श्रीनगर। ये है जम्मू और ये रहा श्रीनगर, तो हमें किससे? बनिहाल यानी इस दर्रे से गुजरना पड़ेगा, बनिहाल दर्रे से गुजरना पड़ेगा। और बनिहाल दर्रे में ही मतलब जवाहर सुरंग भी इसी में है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग पाई जाती है। यहाँ से जो एनएच वन ए मार्ग निकलता है। यहीं से कौन सा मार्ग? एनएच वन ए मार्ग निकलता है। आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा और सिपकीला दर्रा, एक और है रोहतांग दर्रा। बारालाचला दर्रा अगर हम मंडी से, ये है मंडी, अगर हमें मंडी से कहाँ जाना है? लेह। मंडी से लेह जाना है तो हमें कौन से मार्ग से यानी दर्रे से गुजरना पड़ेगा? तो हमें बारालाचला दर्रे से गुजरना पड़ेगा। कौन से दर्रे से? तो हमें बारालाचला दर्रे से, इस दर्रे से गुजरना पड़ेगा अगर मंडी से लेह जाना है। इसके बाद सिपकिला दर्रा आता है। सिपकिला दर्रा, ये है सिपकिला दर्रा।
इस दर्रे से हम जो है मंडी से तिब्बत जा सकते हैं। इस दर्रे से कहाँ जा सकते हैं? मंडी से तिब्बत जा सकते हैं। शिपकिला दर्रे के पास से ही सतलज नदी, यानी यहीं से सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ से सतलज नदी निकलती है और कहाँ से गुजरती है? शिपकिला दर्रे से के पास से गुजरती है। शिपकिला दर्रे से नहीं गुजरती है, उसके पास से गुजरती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। इसके बाद जो है यहाँ पे शिमला स्थित है। यहाँ पर शिमला स्थित है। कौन सी? वो धौलाधर श्रेणी पर। ये पीर पंजाल श्रेणी है और ये श्रेणी है कौन सी है? लोग हिमालय की धौलाधर श्रेणी पर ही कौन सी? शिमला स्थित है। कौन सी? कौन स्थित है? शिमला से, अगर शिमला या मंडी से हम कहा जा, बारालाचला दर्रे से हम ले जा सकते हैं। इसके बाद उत्तराखंड की में मुलिंग, मनाला और नीतला और लिपलेख। ये मुनिल दर्रा है, ये मनाला और ये जो है नीतला और लिपलेख। ये सारे दर्रे जो है मुलिंग, मनाला, नीतला, ये सारे दर्रे जो है भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। अगर हमें कैलाश जाना है तो ज्यादातर सभी जो है नीत दर्रे से होकर ही गुजरते हैं। कहाँ से? नीत दर्रे से ही गुजरते हैं। अगर हमें जो है कहाँ जाना है, कैलाश जाना है तो। हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, रोहतांग दर्रा। वो जो है वो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोहतांग दर्रा नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं सिक्किम में, सिक्किम की तरफ। सिक्किम में दो दर्रे हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ये सभी जो है, ये सभी जो सिक्किम के दर्रे हैं, ये तिब्बत को भारत से जोड़ते हैं। और चीन और व्यापार, भारत चीन व्यापार जो होता है वो किस दर्रे से अधिकतर होता है? वो नाथुला दर्रे से होकर होता है। ये नाथुला और जेलेपला ये चुंबी घाटी से होकर हम तिब्बत जाने का मार्ग है। यहाँ पर चुंबी घाटी है, यहाँ पर चुंबी घाटी है और चुंबी घाटी से होते हुए जो है हम इन दोनों दर्रों से गुजर सकते हैं। ज्यादातर चीन और भारत का व्यापार जो है नाथुला दर्रे से होता है। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले बोमडिला, इसके बाद यांग्याप, फिर कांगरीकपौला, दिफू, पांगसाड़, लिखापानी। बोमडिला दर्रा जो है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यानी इससे जो बोमडिला दर्रा जो है हम चीन या तिब्बत में जा सकते हैं यहीं से होकर। यहां से होकर हम जो है कहाँ जा सकते हैं? हम जा सकते हैं तिब्बत। इसके बाद आता है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये अरुणाचल प्रदेश को और इसे जोड़ता है, ये जोड़ता है तिब्बत को, यानी चीन को। इससे अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है। यांग्याप दर्रे के पास से ही कौन सी नदी बहती है? पास से ही बहती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलकर जो है ये आती है और यांग्याप दर्रे के पास से गुजरती है। यांग्याप दर्रे के पास से ये जो है भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद जो है आता है कांगरीकपौला। ये भी जो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है तिब्बत से। इसके बाद दिफू, पांगसाड़, लिखापानी, ये सारे दर्रे भारत को किससे जोड़ते हैं? म्यांमार से जोड़ते हैं। भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं। तुजू जो दर्रा है ये जो है किससे? भारत यानी मणिपुर को, ये मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है और म्यांमार को जोड़ता है। यानी भारत और म्यांमार को कौन जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जोड़ने वाले दर्रे तुजू, लिखापानी, पांगसाड़, दिफू, ये भारत और किसको जोड़ते हैं?
म्यांमार को जोड़ते हैं। तो ये रहे हमारे दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे, यानी उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे हैं ये। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियो के लिए। आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। हम सभी जो है उत्तर के पर्वतीय भाग को देख रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण ग्लेशियर और महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम भारत के उत्तर में सबसे उत्तरीय भाग में हम तीन श्रेणियों को देखते हैं, काराकोरम और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों को, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम रेंज पर कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम रेंज पर कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। सबसे ऊपर पीओके साइड में हिस पर, इसके बाद बियाफो, फिर केटू गार्डविन ऑस्टिन जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो पड़ती है काराकोरम रेंज में ही। इसके बाद बालटोरा ग्लेशियर, और इसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के ठीक पास में ही एक और ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है ससाइमी ग्लेशियर। जिसका क्या नाम है, यहाँ पे एक और पाया जाता है ग्लेशियर, उसका नाम है ससाइमी ग्लेशियर। ससाइमी ग्लेशियर के ठीक नीचे जो है रीमो ग्लेशियर पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के ठीक नीचे जो है नुब्रा घाटी पाई जाती है। सियाचिन के ठीक नीचे जो है कौन सी घाटी मिलती है, नुब्रा घाटी मिलती है। नुब्रा घाटी। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी, जो श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक नदी जो है, ये श्योक नदी लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच में बहती हुई सिंधु नदी में मिल जाती है, और नुब्रा नदी श्योक नदी में मिल जाती है। ये दोनों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कैलाश श्रेणी से तिब्बत में पड़ती है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील से ही निकलती है सिंधु नदी, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और लेह जो राजधानी है लद्दाख के पास से गुजरते हुए लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जो है पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में गिर जाती है। उसी में श्योक नदी और नुब्रा नदी मिलती हैं सिंध नदी में। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ग्लेशियर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। एक हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर है जिसका नाम है सोना पानी ग्लेशियर। जिसका क्या नाम है, सोना पानी ग्लेशियर नाम है। इसके बाद उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं। यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और मिलांग ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। यमुनोत्री के ठीक नीचे साइड चौराबाड़ी ग्लेशियर, और चौराबाड़ी ग्लेशियर के ठीक नीचे केदारनाथ मंदिर पड़ता है। तो ये हमने 5 ग्लेशियर हमने उत्तराखंड में देखे, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलांग, पिंडारी, चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये 5 ग्लेशियर हमने उत्तराखंड में देखे। इसके बाद आते हैं हम सिक्किम में। सिक्किम में 2 ग्लेशियर हैं, एक जेमू ग्लेशियर और लोनक ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से ही तिस्ता नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर से ही कौन सी नदी निकलती है, तिस्ता नदी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 ग्लेशियर हैं, एक बिचोम ग्लेशियर और कांगटो ग्लेशियर। बिचोम ग्लेशियर और कांगटो ग्लेशियर। अब हम चोटियों को देखते हैं। उत्तराखंड में मुख्यतः बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी चोटी पड़ती है। उत्तराखंड में बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी 7,816 मीटर ऊंचाई पर पड़ती है। इसके बाद नेपाल में क्रमशः धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू और एवरेस्ट 8848 मीटर। मकालू, एवरेस्ट दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद मकालू 8481 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा है। नामचा बरवा 7756
मीटर ऊंची है। नामचा बरवा जो बृहद हिमालय के सबसे पूर्व में स्थित है, और बृहद हिमालय के सबसे पश्चिम में कौन सी चोटी स्थित है? वो है नंगा पर्वत स्थित है। इसके बाद जो कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी में एक राकसताल झील है। राकसताल से एक नदी निकलती है, सतलज नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी में सिंधु नदी में मिल जाती है। सतलज नदी जो है कैलाश श्रेणी से निकलती है राकसताल से, और सिंधु नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। कैलाश श्रेणी से एक और झील निकलती है चेमायुंग ग्लेशियर से, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। वो निकलती है और नामचा बरवा चोटी के पास से ही भारत में प्रवेश करते हुए कहां चली जाती है? चली जाती है बांग्लादेश में। इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, यानी टी साइलेंट रहता है, सांगपो, और इधर जो है दिहांग कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को इस साइड आगे ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ जाता है। तो ये रहा आज का हमारा सियाचिन ग्लेशियर और चोटियों के बारे में जानकारी खत्म होती है। तो ये रहा आज हमने जाना ग्लेशियर के बारे में, और ग्लेशियर के बारे में और चोटियों के बारे में हमने जानकारी जुटाई। अब हम जो है आगे जो है अगले पार्ट में लेकर आएंगे उत्तर के मैदान को। हमने उत्तर के पर्वतीय भाग को पूरा देख लिया है। अगर इसमें कुछ भी बचा होगा तो हम उसमें जो है क्या करेंगे, कुछ और एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे। इसमें एक चीज रह गई थी बताने के लिए, मैं लद्दाख श्रेणी, जो लद्दाख श्रेणी है को काटती है सिंधु नदी, तो वहां पर एक गार्ज बन जाता है, एक गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसे गार्ज कहते हैं, उसे कहते हैं बुंजी गार्ज। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कुछ बचा या नहीं। तो हम आगे पार्ट में आपके सभी के लिए लेकर आएंगे कुछ बचा हुआ भाग, और नहीं तो उत्तर का विशाल मैदान को देखेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।